नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी उसका हमारे पूरक पुस्तिका संचयन है। उसका प्रथम अध्याय हमने पढ़ लिया था हरिहर काका, और क्वेश्चन आंसर कौन कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, गुरु दयाल सिंह कहाँ के, पंजाब के रहने वाले हैं और प्रोफेसर पद पर भी हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। सबसे पहले तो ये जानना कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है। जीवनी उसे कहते हैं जो दूसरों के जीवन पर लिखी जाती है, और आत्मकथा उसे कहते हैं जो खुद के जीवन पर लिखी जाती है। इन्होंने अपने जीवन में जो बचपन इनका रहा, ऐसा कहा जाता है कि बचपन सबसे अनोखा काल होता है। उसमें न कोई चिंताएं होती है, न कोई किसी तरह की बुरी भावनाएं होती है। स्वच्छंद रूप से बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं। और ग्रामीण अंचल के बच्चे तो और भी आनंद लुप्त उठाते हैं। कहीं नदी पे चले गए, कहीं पोखरों पे चले गए, कहीं जंगलों में चले गए। और उनका जो शिक्षा का स्तर है वो भले ही गवर्नमेंट विद्यालय में रहा हो या किसी भी विद्यालय में रहा हो, लेकिन उनका जो बौद्धिक स्तर है वह काफ़ी उच्च स्तरीय होता है। उनको घूमना फिरना, बात करना, परिवार में रहना, समाज में रहना, हर चीज़ देखना, उनको ज़िंदगी के ज़्यादा अनुभव मिलते हैं शहरों के बच्चों की अपेक्षा। तो ऐसे क्या क्या गुरु दयाल सिंह जी को मिला जो उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया। देखो, टॉपिक लिया है यहाँ पर क्या, सपनों के से दिन। टॉपिक क्या लिया, सपनों के से दिन। इसका मतलब जिस तरह से मनुष्य अपनी अधूरी इच्छाओं को स्वप्न दर्शन के माध्यम से पूरा करता है, उसी तरह कवि ने अपने बचपन के सपनों को बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में पूरा किया। कैसे किया, इनका बचपन किस तरह से अनोखा था, ये बताने के लिए इन्होंने आपको ये जानकारी देना चाहा कि बचपन का आनंद कितना आनंद होता है और बच्चे किस तरह से उत्साहित होते हैं, किस तरह से वो पढ़ते हैं, किस तरह से उनको अनुशासित रखा जाता है विद्यालय के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, हर चीज़ में। तो देखते हैं। देखो, सपनों के से दिन एक क्या है, आत्मकथा है। देखो क्या लिखते हैं, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। कैसा होता भाई, ग्रामीण अंचल में जिसका जन्म हुआ वह बच्चे तो एक साथ खेलते। एक बात और बता देता हूँ आपको, ग्रामीण अंचल के बच्चे अभाव में जीवन जीने वाले बच्चे होते हैं। उनके पास धन संपदा ऐशो आराम का अभाव होता है, और सामान्य सा पहनावा वो पहनते हैं, जो मिलता है उसे खा लेते हैं। न उनको पिज़्ज़ा चाहिए, न बर्गर चाहिए, बस दूध, राबड़ी और दलिया, रोटी, सब्जी मिल जाए, वही उनके लिए 56 भोग है। तो देखते हैं किस तरह से रहन सहन है साहब। नंगे पाँव, पैरों में चप्पल जूते नहीं बच्चों के, फटी मेली सी कच्छी, कच्छा पहन रखा है वह भी फटा हुआ, और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते। कुर्ते भी कैसे, जिनके बटन तो एक दो ही बजते उसी पे वो टिका होता, और कभी कभी तो सारे बटन ही टूट जाते, और बटन नहीं टूटते तो कुर्ते फट जाते, कोहनियों से फट जाते और कहीं से भी फट जाते। और बिखरे बाल,
कभी भी कंघी नहीं करते। मम्मी एक बार कंघी करके भेजती, तेल लगा के भेजती, वो तो घर के बाहर आते ही वो तो क्या है, मिट जाती, तो फिर दोबारा कंघी नहीं करते। देखो अब, जब लकड़ी की ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते, तो गिरकर कई जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते, और पहले ही फटे पुराने कुर्ते। अब चोट खा गए, लकड़ी के गट्ठों पे चले तो और समस्या, यानी वो तार तार हो जाते क्या वो कुर्ते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते क्या, कि ऐसे खेल खेलते लट्ठों पे से कूदना भागना, उस पे से खिसकना, तो क्या होता, कभी कोहनियों में लग जाती, कभी पैर की पिंडलियों पे लग जाती, और कभी बदन पे लग जाती, और ऐसे ही अब वो लगती तो लगती, खून भी आता, लेकिन खून को मिट्टी और रेत से इस तरह से लेप कर लेते ताकि वो बंद हो जाता। अब ऐसे सभी की माँ बहिनें उन पर तरस खाने की जगह, ऐसा तो नहीं, शहरी सभ्यता में तो क्या होता है, अरे बेटा कहीं क्यों लगी, अरे बेटा तेरे को इन्फेक्शन हो गया, तेरे तो ऐसे हो गया, ये लगा वो लगा, ऐसे गोली खा, डॉक्टर के चल। हाँ, लेकिन वहाँ पे तरस खाने के बजाय, दया खाने के बजाय क्या करती, उनकी और अधिक पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सेल थे साहब, अरे पीटने लगते तो ध्यान ही भी न रखते कि छोटे बच्चों के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई कब, जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग, इंग्लिश में ट्रेनिंग कहते हैं, हिंदी में प्रशिक्षण कहते हैं, सीखना करने गया, और वहाँ पर बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। बाल मनोविज्ञान को कहते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा आनंद खेल में आता है, वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ खेल में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके वो खेलता है, उसमें चाहे उसको कितनी ही बात आए, उसके चाहे हाथ पैर टूट जाए, लेकिन उसे कभी भी हार मंजूर नहीं होती है। उसे यह भी पता है कि यदि मैं इस खेल को खेलूँगा तो घर जाकर के मेरी पिटाई होगी, और पिटाई खाना मंजूर है, लेकिन खेल को छोड़ना उसे मंजूर नहीं है। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले आते हैं। इतना अच्छा क्यों लगता है कि पिटाई हुई और फिर भी खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी कैसे थे बेटे, कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। हमारे जैसे यानी एक मध्यम वर्गीय परिवार, जिनके पास न तो अधिक दरिद्रता है और न ही अधिक उनके पास फैसिलिटीज़ है। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारे तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे, बिल्कुल बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं।
न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, यहाँ तक कि क्या परचूनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। परचूनिए जहाँ पर दाल चावल कुछ इस तरह से छोटी छोटी सामग्री, नमक मिर्ची यानी वो मिलते हैं, उसको परचूनिए कहते हैं। जहाँ पर अनाज का लेन देन होता है, गेहूँ ज्वार बाजरा लिया जाता है, उसको आड़तिए कहते हैं। ठीक है, तो वो नहीं भेजते थे। क्यों नहीं भेजते थे? वो समझते थे कि आज ये दुकान हमारे पास है, यदि हमारा बेटा इसी दुकान पर बैठेगा तो उसका भी जीवन यापन हो जाएगा, नौकरी तो लगाना नहीं। क्यों? यदि नौकरी लगेगा तो बाहर जाएगा और हमारी सेवा कौन करेगा? इसलिए माता पिता कभी भी बच्चों को बाहर नहीं भेजते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहने लगते, क्या कहते कि मार साहब जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? अरे थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के लंडे पढ़वा कर, यानी उनके पोथी पांदड़े पढ़वा कर, यानी उनके जो बही खाते हैं, लंडे यानी बही खाते पढ़वा कर बहिया लिखवाने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमों का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम छ अ से अनार अ से ग तक भी नहीं सीख पाया। तो हम इस तरह से कौन कहते? मास्टर जी से गांव के लोग कहा करते। आगे चलो, ये आ गए साहब, यहाँ पे चलो। हमारे आधे से अधिक साथी कहाँ से आए साहब? राजस्थान और हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेडन शब्द का मतलब क्या है? देखो, खेलने के, यह खेडन शब्द का मतलब क्या है? खेलने के। कहां पर आ गए? खेलने के। दिन चार कैसे, यानी खेलने के दिन चार कैसे कब बीत गए, हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे थे। देखो, ग्रामीण अंचल के बच्चे पहले तो माता पिता उनकी पढ़ाई पे विश्वास ही नहीं करते। यदि कोई विश्वास भी करते, कोई कहते कि पापा मैं तो पढ़ूंगा, मम्मी मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, तो वो क्या करते कि पढ़ तो लेगा, स्कूल जाना है, फिर आकर के भैंसें चरानी है, फिर खेत में पानी देने जाना है, फिर कुछ पशुओं के लिए चारा काट के लाना है, फिर सवेरे जल्दी उठना है, फिर दुग्ध दोहन करना है। तो उनको इस तरह से काम बताते कि उनको पढ़ने का उचित समय नहीं मिलता, लेकिन हाँ उनको जिंदगी के बहुत सारे अनुभव मिल जाते कि जीवन किस तरह से जिया जाता है। आगे चलें। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। क्यों लगती है? बचपन है साहब। यह शब्द शायद आदि शती यानी 50 वर्ष पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छिटे झाड़ उगे थे, यानी अलियार यानी दोनों साइडों में क्या उगे थे? कटे छड़े झाड़ उगे हुए थे, जिन्हें हम क्या कहा? डंडियाँ कहा करते। उनके नीम के पत्ते जैसे पत्तों की तरह महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में
फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें से गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी, वहाँ का एक 4th ग्रेड चपड़ासी जो सेवा करता है, कि आँख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनके बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या करते, शायद जेब में डाल लेते हैं। माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाती। यानी क्या करते, उन फूलों को भी, सुगंधित फूलों को भी लेखक क्या करते, बचपन में खा जाया करते, ताकि उनकी श्वासों में भी सुगंध आए। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते, यानी अगली कक्षा में आते, क्लास में आते, नेक्स्ट क्लास एडमिशन होते, तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते। क्या, अरे कि हम बड़े हो गए, 6 से 7 में पहुंच गए, वाह, 6 से 7 में पहुंच गए, 7 से 8 में पहुंच गए, मज़ा आ गया। लेकिन परंतु दूसरी और नई पुरानी किताबों कॉपियों से जाने कैसी बात आती। ये बहुत अच्छा दिया इन्होंने कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। ये देखिए आप, अब यहाँ पर बास, ये किस बात का प्रतीक है, आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी कार्य जब हमारी रुचि के अनुकूल नहीं होता, हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, तो उस कार्य के प्रति हमारा नकारात्मक रवैया होता है। यहाँ पर लेखक का क्या है, कॉपी किताबों में, विद्यालय की दीवारों में उनको बदबू क्यों आती है? इसलिए आती है कि उस प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है, वह प्राचीन शिक्षा पद्धति उनकी रुचि के अनुकूल नहीं थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, घर वाले जबरदस्ती भेजते थे, अध्यापक मार मार करके उनको पढ़ाते थे, वो कांपने लगते, पढ़ाई के डर से कांपने लगते। शिक्षा पद्धति में समझाने का तरीका नहीं, रटन विद्या प्रचलित थी आज के 50 साल पहले। कहा करते थे कि 1 से 100 तक गणना गिनती बोलिए, बच्चे बोलते। अब कहते कि 100 से 1 तक बोलिए, बच्चे 100, 99, 98 फिर भूल जाते। तो उनको क्या करते, उनकी पिटाई करते, और पिटाई इस तरह से मारते कि उनकी पिटाई के जो पक्ष में है उनके पेरेंट्स भी नहीं होते। यदि पेरेंट्स को ऐसा पता चलता कि अध्यापक जी ने उनको पीटा है, तो पेरेंट्स उनको और पीटते। इसलिए उनको कॉपी किताबों से और विद्यालय से बदबू आने लगती है। ये बात समझ में आ गया। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती थी साहब। क्या हुआ करती, 1-1.5 माह तो पढ़ाई होती, फिर गर्मी की छुट्टियां आती साहब, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है, वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ कहाँ जाते बच्चे, ननिहाल चले जाते। वहाँ अरे नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था, यानी छोटे से गांव में बहुत बड़ा तालाब था। फिर देखो तालाब का आनंद देखो आप, दोपहर तक तो उसी तालाब में नहाते, नानी से जो जी में आता मंगवा कर खाने लगते। नानी हमारी बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। यानी क्या करते कि बहुत प्यार से बोलता, नानी को बहुत अच्छा लगता।
कम भोजन करता वो भी अच्छा लगता। तो अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती कि बच्चों देखो ये बच्चे कितना अच्छा खाना खाते हैं, किस तरह कम बोलते हैं, तुम भी इसी तरह कम बोला करो। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर में थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते और गीले शरीर। तो यहाँ पर देखो, ननिहाल नहीं जाते, तालाब पर जाते, पहले तालाब में नहाते, फिर तालाब से बाहर निकलते और रेत के टीले पर ऊपर पहुँच जाते, फिर वहाँ से सुर पूरे तो पूरा शरीर किस में, मिट्टी में हो गया, फिर कूदते, फिर मिट्टी झड़ जाती, फिर वापस टीले पे पहुंच जाते। तो इस तरह से वह लथपथ हो जाते। तो गरम रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 10-5 बार करते या 15-20 बार, यानी उछल कूद, कभी भागना, कभी लेटना, कभी मिट्टी में लेटना, फिर कूदना, फिर मिट्टी में लेटना, फिर कूदना, ऐसे 10-20 बार करते। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पैर हिलाने लगते जैसे तो बहुत अच्छे तैराक हो गए हों, परंतु 1-2 को छोड़कर, समस्या देखो, 1-2 को छोड़कर हम में से किसी को तैरना नहीं आता था। अरे कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी क्या कहते, अरे ये भैंस की पूंछ पकड़ ले, इसका सींग पकड़ ले। सींग या दुम, दुम शब्द का मतलब होता है पूंछ, पूंछ पकड़ कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस, ढांढस शब्द का मतलब होता है सांत्वना, सांत्वना देते और सलाह देते, ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह कांसते और कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पर पहुंच ही जाते थे। फिर आगे चलो। अरे फिर छुट्टियां बीतने लगती साहब, क्या? फिर देखो, फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, क्या कि होमवर्क दिया था ना सर ने, गणित के अलग होमवर्क, विज्ञान के अलग होमवर्क, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, एसएसटी के अलग। तो प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता कि खेल कूद और तालाब में नहाते भी भूलने लगते। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। क्या हिसाब लगाने लगते? कि हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते थे। क्या कि मैथ्स के अध्यापक कितने 200 से कम प्रश्न नहीं देते थे, सवाल नहीं देते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचते शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जिसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में कहीं छिप जाता हो। यानी सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाने का मतलब होता है
कि समय आते 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 सारा समय खेल कूद में निकल गया और वो वक्त आ गया पढ़ने वाला वक्त। तो जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते, स्कूल का भय बढ़ने लगता, हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते कि छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई के बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही हम सोचने लगते कि ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता कौन था। इस नेता का नाम याद रख लेना, ओमा। हमारा सबसे बड़ा नेता हुआ करता साहब ओमा। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था, क्या विशेषता थी। अध्यापक कितना ही काम दो, वह बंदा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि वह अध्यापक जी काम नहीं करने की सज़ा क्या देते हैं? हाथों को सीधा कर लो, वो कर लेता। जितना मारना चाहो मार लो, और हाथ सीधे करके आराम से खड़ा रहता। लेकिन कभी कभी उसकी लड़ाई किसी बच्चे के साथ हो जाती, तो वह ऐसे नहीं कि हाथों से लड़ता, नहीं, उसका सिर इतना बड़ा था, वो डायरेक्ट सिर से प्रहार करता पेट पे, और वो सामने वाला है, ऐसा लगता जैसे तो उसकी तो हड्डी पसली ही टूट गई हो। देखो आप, कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। किसके जैसा? ओमा के जैसा। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। कैसी? हांडी। हांडी किसे कहते हैं? जिसमें पुराने ज़माने में क्या सब्जियां बनाई जाती थी, मिट्टी का पात्र। हांडी जितना बड़ा सिर था साहब, उसके ठिगने 4 बालिश्त, 4 बालिश्त यानी 1 2 3 4, 4 बालिश्त का शरीर पर ऐसा लगता, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं, ठिगना कद था, छोटा कद था, लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर क्या रख दिया है? तरबूज रखा हो। अरे इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला, बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं करता था। कौन? ओमा। सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती पे मार देता, तो उसके दुगने तुगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की फसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर के टक्कर का नाम हमने क्या? रेल बम्बा रखा था। रेल कोयले से चलने वाला इंजन के भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। आगे चलें, पेज नंबर 24 पे आ गए। चलो साहब, अब अध्यापक जी किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, बच्चे किस तरह से उनमें डिसिप्लिन का गुण बताया जाता है। देखो, हमारे स्कूल बहुत छोटा था साहब, हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, और वह भी किस आकृति के? अंग्रेजी के अक्षर H आकृति के, ऐसे बने हुए थे। इधर कमरे और इधर कमरे, यह रास्ता बना हुआ था, यहाँ पे गेट, ठीक है, की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा किसका था? याद रखना है, हेड मास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लेखक के अध्यापक प्रधानाचार्य का नाम क्या था, तो मदन मोहन जी शर्मा, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक यानी नेम प्लेट लटकी रहती। स्कूल के प्रिय प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों के कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद, कौन थे ये? पीटी यानी फिजिकल टीचर, लड़कों की कतारों के पीछे खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा टुड्डों के भय, यानी
डांटते, अटेंशन, बिल्कुल सावधान स्थिति, तो बिल्कुल पैर हाथ वैसे कि जैसे कि मिले हुए, ऐसा लगता जैसे इधर से नाप हो और बिल्कुल सीधा। इसी तरह बच्चे खड़े होते और बच्चों के ठीक पीछे अध्यापक भी उनके पीछे लाइन में खड़े होते हैं। आगे चलो। भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे लड़कों के बीच में दूरी भी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस, भाई इधर और इधर, ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पास में खड़ा है, उसके दूर खड़ा है, एक चिपक के खड़ा है और इधर भी चिपक के खड़ा है, इधर भी चिपक के, नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उसी पीटी से बहुत डरते थे, भाई डरेंगे क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जो डिसिप्लिन मेंटेन होता है उनका व्यवहार कैसा होता है, कठोर होता है, क्योंकि उस जैसा सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपने सिर पे भी इधर उधर हिला लेता, ऐसे भी कर लेता सिर को, तो पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता। जैसे कोई बच्चों की होती है ना, ऐसे पाँव से दूसरी पिंडली खुजला लेते हैं, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और क्या कहते, अरे खाल खींच लूंगा, मुहावरे का प्रत्यक्ष कर देते। यानी खाल खींच लूंगा ही नहीं कहते, खाल खींच के भी दिखा देते। ऐसा व्यवहार कौन करते थे, ऐसा व्यवहार किया करते थे। अब चलो आगे, सब आगे चलो। परंतु हेड मास्टर साहब मदन मोहन शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। यानी वह तो सख्त था, लेकिन प्रधानाचार्य जी बिल्कुल कोमल स्वभाव के। देखो, वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को स्वयं क्या पढ़ाते थे बेटे, अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते। चमड़ी उधेड़ने का मतलब होता है शारीरिक कष्ट दिया हो, देखा हो या सुना हो। चमड़ी उधेड़ने के लिए बिल्कुल ऐसा ही शब्द था जैसे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। यानी जैसे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम सुनते ही बच्चे समझ जाते हैं हाँ कि अच्छा है, तो वो ऐसे ही क्या है, वो कहते भी सही, लेकिन बच्चे उनकी बात का कभी भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उंगली उल्टी उंगलियों से भी एक चंपत, बिल्कुल साले ऐसा हल्का सा चंपत, हाँ, हमारे गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। वह चंपत तो जैसे हमें भाई भीके के नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। यानी कितनी आती थी, परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी ही जगह न थी जहां खुशी से भागे जाएं। पहले कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी, पहले चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते और चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी भी स्थितियां रहती हुई स्कूल अच्छा लगता था जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली आंखों नीली पीली झंडियां हाथ में पकड़ाकर हमें 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे और दाएं बाएं करवाते तो हवा में
ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, पेज नंबर 25 तक हमने पढ़ा। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।